नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं एक मुलाकात। एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल की फर्स्ट रनर अप निशा यादव। निशा, आपका जंटी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। मैं जानना चाहूंगा कि वहां से और सिंगापुर के ग्रांड फिनाले तक का जो सफर रहा आपका, कैसे रहा? कहीं कोई झिझक रही? क्योंकि सिटी में जो लड़कियां हैं वो एक गांव की लड़की, अक्सर लोगों की एक धारणा बनी होती है कि अच्छा गांव की बच्ची है, यहाँ तक कैसे पहुंचेगी, तो इसमें तक को कैसे तोड़ा? सर, एक तो मैं सबसे पहले एजेंट टीवी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ मौका मिला इंटरव्यू के लिए। और सेकंड थिंग कि सर, जितने मेरे को कंटेस्टेंट हैं उन सबको लगा कि निशा गांव से आई है, कुछ नहीं कर पाएगी, भले ही हाइट है तो क्या हुआ, बाकी कोई और बोलने में या चलने में कोई वो चीज़ नहीं दिखेगी इसकी। तो इन सबको ऑड इन आउट करते हुए मैं फाइनली इतनी आगे तक पहुंच गई ना, तो फाइनली लोगों को लगा कि नहीं, गांव शहर कुछ नहीं होता, ये तो टैलेंट होता है जो एक आदमी को, एक इंसान को आगे पहुंचाता है, वो मैंने करके दिखाया। जी, कभी सोचा था कि मैं मॉडल बनूंगी या मॉडलिंग के लिए काम करूंगी? यस सर, मैं ऐसा मानती हूँ कि मैंने बहुत पहले सोचा था। एक्चुअली जब मैं बहुत ही छोटी थी, लगभग मैं 12-13 साल की थी, क्योंकि मैं पता नहीं बचपन से बहुत ही लंबी थी। मतलब हमारे घर में जो मेरी छोटी बहन है वो मुझसे, मेरी बड़ी बहन मुझसे छोटी थी हाइट में और मैं सबसे लंबी थी। तो एक होता था ना हमारे गांव में कि ऊंट बोलते थे ऐसे, अरे राधे श्याम की छोरी तो ऊंट है, ऐसे करके ना। तो मेरे को घर में नॉर्मली ऊंट या फिर जिराफ ऐसा बोला जाता था। तो उस टाइम ये होता था कि बुरा भी लगता था कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐसा लगता था ना, यार मुझे क्यों बोलते हैं सब ऊंट और जिराफ, लंबी हूं तो क्या हो गया, क्योंकि होता है ना बच्चे क्या हाइट 12-13 साल में बढ़ना स्टार्ट हो, वही आपकी क्वालिटी बनी। एग्जैक्टली। और उस मेरी जो चाल थी, मैं चलती भी ऐसे धाकड़ चाल थी। अब उस टाइम तो वो धाकड़ बन के रह गई, पर बाद में पता चला कि जो मेरी चाल है वो एक नॉर्मल चाल नहीं है, एक मॉडल जैसी चाल है, पर उसको कोई पहचान ही नहीं पाया। इनफेक्ट मैं भी नहीं पहचान पाई, क्योंकि मुझे नहीं पता था मॉडल क्या होती है। तो तब धीरे धीरे न्यूज़पेपर्स में कहीं कुछ पढ़ा, क्योंकि मेरे घर में लाइट भी नहीं थी और टीवी भी नहीं थी। तो ऐसा हुआ कि कहीं इस मीडिया, इस फील्ड के बारे में कुछ नॉलेज नहीं रहा, बट जहाँ से सुनते थे कि अरे मॉडल ऐसे चलती है, तू तो ऐसे चलती है जैसे कोई मॉडल हो, तो मॉडल है क्या तू, ऐसे। जब मैं बहुत छोटी थी तो ऐसा सुनने को मिलता था, तो मैंने बोला भाई मॉडल ऐसी क्या चीज होती है जो मैं नहीं हो सकती। तो तब से मेरे माइंड में ये सब चीजें आने लगी कि मेरे को बनना तो अब एक मॉडल ही है। और उस टाइम सुपर मॉडल, टॉप मॉडल ऐसे वर्ड सुनने को मिलते थे, तो मुझे लगा चलो मुझे ये करना है। बट ये हुआ कि जैसा कि सारी फैसिलिटीज हमें नहीं मिल पाती, तो बहुत सारा नॉलेज हम पीछे रह जाते हैं, क्योंकि गांव में हैं तो एजुकेशन वहीं से हुई है। तो न्यूज़पेपर्स में वो चीज़ नहीं पढ़ पाती, क्योंकि पापा उनको हाइड कर देते थे। जो भी वो ग्रीन न्यूज़पेपर, वो कलर न्यूज़पेपर आते थे, उनको मेरे पापा छुपा देते थे, ताकि बच्चे इनको देख के कुछ सीखे ना गंदी चीजें, क्योंकि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ाई सब कुछ है, ये वाला एक कॉन्सेप्ट था। घर वालों का मॉडल के प्रति क्या सोच था कि मॉडल बनने देना है, नहीं बनने देना है? देखिए, मेरे पापा स्टार्टिंग से ही ये सोचते थे कि तू मॉडल बन जा, ऐसा वाला। पर बस सिर्फ इतना ही सोच रखते थे। इसके बाद अगर मैंने बोल दिया कि मुझे बनना है, तो फिर वो रोकते थे। ऐसा होता है हमारी सोसाइटी में, या हर एक माँ बाप को एक डर रहता है कि नहीं नहीं, बस बन जा, यही बोल देता हूँ काफी है, बनना मत, क्योंकि ये फील्ड अच्छा नहीं है तेरे लिए, यहाँ पता नहीं लड़कियों के साथ क्या होता है, ये अच्छा नहीं है। जैसा कि वो वहाँ छोटे कपड़े पहनते हैं, फिर मैं तो यहाँ मेरा नाक कट जाएगा गाँव में, लोग मुझे ऐसा कहेंगे। तो ये सारी चीजें एक बार आ जाती हैं कि भाई उसकी छोरी का छोटे कपड़े पहनती है। तो ये सब चीजें, मतलब मेरे पापा इनसिक्योर थे इन सब चीजों को लेकर, बाद में सोसाइटी को कैसे हैंडल कर पाऊंगा। पर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पापा ने मेरी बड़ी 4 बहनों को बहुत अच्छी एजुकेशन दी और मुझे बहुत अच्छी दी। जी, ये इंडिया टॉप मॉडल, नेक्स्ट टॉप मॉडल, ये जो टाइटल, इसकी फर्स्ट रनर रही आप, ये यहाँ तक कैसे पहुंचे? कोई एजेंसी के माध्यम से, या इसका पता कैसे लगा कि इस तरह का कोई टैलेंट या कोई ब्यूटी डिजाइन होता है, वहां तक जाना है, ये कैसे पता लगा आपको? जैसे मैं 2015 में 14 में मेरे पास मल्टीमीडिया फोन आया, क्योंकि ऐसा होता है पहले बड़ी को दिलाओ फिर दूसरी को दिलाओ, जब तक सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होती रहती है। तो मेरा नंबर बहुत लास्ट में आता है, तो मैं वेट करती थी कभी मेरे पास से मल्टीमीडिया फोन आएगा। उस टाइम पीरियड में हम कॉलेज में आ गए थे, हॉस्टल्स में रहने लग गए थे, तो वहाँ इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया काफी इंपॉर्टेंस रखने लग गया था लाइफ में। तो वहां से पता चला कि अच्छा ये कुछ होता है, वहाँ इस टाइम ऑडिशन होते हैं, टाइमिंग का पता चल गया।
कि इस टाइम सितंबर अक्टूबर में ऑडिशन होते हैं, तो लाइजन कैसे बनाया जाए। फिर मैंने कुछ पेजेंट्स किए थे, उनसे कांटेक्ट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। हर फील्ड में ऐसा होता है कि आप थोड़ा बहुत कुछ काम कर लेते तो कांटेक्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि कांटेक्ट बने और इंस्टाग्राम पर फॉरवर्डिंग मैसेज आते थे कि वहाँ ऑडिशन हो रहा है, वहाँ चले जाओ। उससे पता चला आपको? उससे पता चला कि वहाँ ऑडिशन हो रहा है। अगर कोई भी लड़की अगर इससे करना चाहे तो किस तरह से वो अपना फॉर्म भर सकती है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकती है, कैसे जाना कोई चाहे तो जा कैसे सकती है? बिल्कुल। दिल्ली में जिस टाइम मैं दिल्ली में थी तो वहां पर इसका ऑडिशन होता है और उसके जो ऑडिशन लेती है उस एजेंसी का नाम है गुड वाइब्स एंटरटेनमेंट एजेंसी। तो उस एजेंसी का मेरे को एक कहीं से मैसेज मिला, मुझे लगा मैं चली जाती हूँ देने के लिए, शायद होगा कि नहीं होगा पता नहीं। वहां जाके देखा तो बहुत अच्छी अच्छी मॉडल्स जो दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो वो लाइन में खड़ी हुई थी सब। और उनको मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करती हूँ, उनको नहीं पता क्योंकि उनके लाखों में फॉलोवर हैं, उनको पता भी नहीं है कि मेरे जैसे एक तुच्चा सा प्राणी उनको कहीं फॉलो करता है। बट मेरी लाइन में उनको देख के मुझे लगा ओ माय गॉड, इसको तो मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करती हूँ, इसको मैं फॉलो करती हूँ, ये यहाँ पर है। फिर मुझे मैं डिमोरलाइज हो गई थी कि मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि जब इतनी टैलेंटेड और इतनी फेमस मॉडल्स मेरे सामने खड़ी हैं तो मैं कहीं ना कहीं मैं सोच रही थी कि नहीं निशा तेरा तो आज दिन नहीं है, यहाँ तेरा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने इतना एक्सपीरियंस नहीं किया जितना बाकी सबको है। फिर मेरा जब नंबर आया तो मैंने स्टार्ट किया बोलना। तो वहाँ ये होता था कि जितने क्वेश्चन आपको पूछे जाएं उनके बेसिस पे आपको रुकना नहीं है, आप थोड़ा भी फंबल नहीं कर सकते, आपको बोलना ही है। और ऐसा होता है, ह्यूमन बीइंग है, कहीं ना कहीं अब रटा रटाया दिमाग में नहीं है, कुछ ना कुछ वर्ड उल्टे सीधे हो जाए। मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर मुझे काफी डांट पिटी कि ये हम ऑडिशन सिर्फ आपकी वजह से नहीं ले रहे हैं, हमारे और भी काम है, बाकी और भी लाइन है, और लोगों का भी लेना है, ऐसा करके। तो फिर मुझे लगा कि ये लोग मुझे डांट भी रहे हैं तो पता नहीं शायद इनको मैं नहीं अच्छी लगी, मेरा नहीं होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में चल रहे थे। तीसरे दिन एक्चुअली मुझे कॉल आई कि आपका फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया, और फिर उन्होंने बोला सेकेंड राउंड के लिए आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी या फिर आपको बॉम्बे बुलाया जाएगा। और ऐसे करके फिर उन्होंने मेरा सेकेंड राउंड क्लियर हुआ, फिर मैं फाइनली पहुंच गई। सिंगापुर में हुआ ये फिनाले सिंगापुर। अच्छा, कितने पार्टिसिपेंट्स थे इसमें? टोटल 23 थे। ऑल ओवर इंडिया? ऑल ओवर इंडिया। राजस्थान से 3 थे जी। तो उस वक्त किसी तरह की फाइनल उसमें कोई झिझक थी कि क्या होगा? बिल्कुल, क्योंकि मेरे को तो एक तो जैसा हम गांव से हैं या शहर से हैं, मुझे लगता है कि बिकनी वर्ड जहां आ जाता है वहां ना ही तो गांव रेडी होता ना ही शहर वाले, क्योंकि हर पेरेंट्स को अपनी बच्ची बहुत ही संस्कारी से दिखनी चाहिए, ऐसा ही सबकी थॉट है इंडिया में तो स्पेशली। तो सेम मेरा भी यही था कि यार मैं फर्स्ट राउंड में वो 2 सेकंड की वीडियो टीवी पर दिखेगी मेरी और उसमें मैं बिकनी पहन के आ जाऊंगी, जो चीज मैंने आज तक कभी नहीं पहनी, और सडनली पता चलेगा कि मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ। वो जब टीवी पे देखूंगी तो मतलब मुझे बड़ा बुरा लगेगा कि मैंने 2 सेकंड के लिए जो टीवी पे मुझे दिखाया, मेरी तो पूरी रेपुटेशन ही खत्म हो गई। क्योंकि जब तक मैं बहुत ही कॉन्शियस थी कि नहीं मैं बिकनी में पता नहीं कैसी लगूंगी, मेरी बॉडी पार्ट्स अच्छे लगेंगी कि नहीं। बट मेरा वो राउंड हो गया। फिर उसके बाद टॉप 11 में भी मैं फर्स्ट कंटेस्टेंट थी, तो बहुत ही अच्छी जर्नी रही है मेरे लिए जी। कितने राउंड हुए इसमें टोटल? जैसे कहा आपने कि बिकनी शूट था, उसके बाद में कोई टैलेंट राउंड, क्या किस तरह के रहे? जैसे कि एक टास्क जो मेरा सबसे गंदा हुआ था और मुझे आज भी उसका डर है कि 2 क्रेन्स हैं, उन दोनों क्रेन को बीच में एक रनवे के लिए एक वो लगा दिया है। बिल्कुल, ब्रिज उसके बीच में कुछ लगा दिया होगा। हाँ। दोनों क्रेन के बीच में एक ब्रिज, 2 क्रेन रख दी और 40 फीट की हाइट के ऊपर उनको बीच में एक रनवे बना दिया है, जो ब्रिज बना दिया है। सिर्फ वो 10 इंच का है। 10 इंच बहुत छोटा होता है, जिसमें मतलब 2 पैर भी इजीली हम नहीं रख सकते, और उसमें हमें 5 इंचेस की हील और उस पे चलना है, वो भी बिल्कुल आगे देखते, इधर उधर नहीं, नीचे भी नहीं। और अब मैं ये कहूँ कि मुझे डर लगता है हाइट से, तो ये अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि शो करके आ चुकी हूँ। पर लिटरली ये है कि एक नॉर्मल इंसान जिसको डर नहीं भी लगता ना, वो भी वहाँ हील्स पहनने के बाद डरेगा कि भाई हील्स पहन के नहीं चल सकता, क्योंकि हील्स में बैलेंस करना कोई नॉर्मल बात नहीं है। और उसके बाद बिल्कुल सामने देखना। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि वो इतना गंदा टास्क था मेरा कि मैं ऐसे बोली थी कि नहीं सर मुझे निकाल दो, मेरे को जाना है, मैं नहीं रहूंगी ऐसे। लिटरली ये था। फिर सर ने बोला कि ऐसे तुम नहीं कर सकती, तुम यहाँ राजस्थान का नाम करने आई हो, जयपुर का नाम करने आई हो, और बहुत बड़े शो में आई हो जो पूरा इंटरनेशनल 16 कंट्री देखती हैं इसको।
हमारा एमटीवी जो है, 16 कंट्री में तुम अपना नाम प्रेजेंट करने आई हो, तुम आज क्विट कर दोगी तो फिर तुमसे ज्यादा लूजर कोई नहीं होगा। उस टाइम मुझे लगा कि एक मोटिवेशन आ जाता है ना कि मैं क्यों आई हूँ यहाँ पर। मैं राजस्थान का नाम करने आई हूँ, मैं जयपुर का नाम करने आई हूँ, और मैं आज वापस चली जाऊंगी तो मेरा कुछ इमेज ही खत्म हो जाएगी। फिर मैंने वॉक करना स्टार्ट किया कि जो भी होगा गिरे तो गिरे, कोई बात नहीं, पर मुझे करना है। तो मैंने फाइनली वो किया। एक हमारा पानी के अंदर था कि पानी के अंदर मर्मेड बन के और अंदर जाके पोज देना था। सांस नहीं ले सकते और कितनी देर तक अंदर रोक सकते हो, 3 मिनट के अंदर फिनिश भी करना है। बहुत ही गंदा टास्क था और उनके लिए बहुत टफ था जिनको स्विमिंग नहीं आती, और मुझे स्विमिंग नहीं आती थी। बट वहाँ एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते कि मुझे ये नहीं आता, मुझे ये आता है। भाई अगर तुम्हें कुछ नहीं आता, जजेस का यही कहना था, तो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। करना है, नहीं करना है, घर जाओ। फिर इसके अलावा एक जूम बॉल के अंदर करना था। एक बहुत बड़ी बॉल थी जो पानी के ऊपर चलना था उसमें खड़े होकर। तो इतनी बड़ी पानी की बॉल में अंदर खड़े होना, वो हवा में ऐसे ऐसे पानी के अंदर, तो वो कभी हवा में इधर गिरे तो हम उसमें इधर गिरे, तो उसमें बिल्कुल चलना था। तो एक वो भी बहुत ही टफ रहा। फिर कुछ अजगर थे, उनके साथ हमें लपेट के या टच करके कैसे कैसे पोज देना है। उसमें फेस पे डर नहीं दिखाना है कि मुझे डर लग रहा है, और कितना अच्छा पोज दे सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे टास्क रहे। फिर इसके अलावा एक था कि चारों तरफ आग है, आग के बीच में खड़ा होना है, और हमारे जो को जज थे हमारे मिलिंद